हेलो बच्चों, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स. देयर वी हैव स्टडीड अबाउट डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. डेफिनेशन के अंदर हमने 3 पॉइंट्स इंक्लूड किए थे. फर्स्ट वन वाज द इक्वेशन शुड बी लीनियर. लीनियर मींस degree equal to 1. Then we talked about there should be two variables. The number of variables should be 2. Then we talked about statement of equality. Equality means there will be two sides, left hand side and right hand side, and there will be sign of equal in between. In both sides we have statement, mathematical statement that we used. Then we talked about solution of a linear equation. So as we have discussed that number of solution to a linear equation with two variables are infinite. Then we draw some graph for linear equations, graphical representation of linear equation with two variables. This up to this point we have studied in our earlier lectures. So today we are moving on with pair of linear equation, that is chapter for 10th class. So let's move ahead with this. That means pair of linear equation with two variables. So सबसे पहली क्वेश्चन तो जो दिमाग में आता है, when we have one equation, what was use of that one equation, and then why do we require another equation to form a pair? That means अगर पहले एक ही इक्वेशन थी तो एक इक्वेशन के साथ उसकी यूटिलिटी क्या थी, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या थी, और अब भी हमें एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी. तो सबसे पहले तो हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी, किसी भी इक्वेशन के अंदर वी हैव टू थिंग्स, वन इज कांस्टेंट, अनदर वन इज वेरिएबल. तो इक्वेशन का यूज हम करते हैं हमेशा टू फाइंड द वेरिएबल्स. जो वेरिएबल्स जिनकी हमें वैल्यूज नहीं पता, उन्हीं की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इक्वेशंस का यूज करते हैं, जो कि आपके एकेडमिक से रिलेटेड है. अदरवाइज इफ यू विल सी इन योर प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ, इवन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एवरीवेयर यू आर यूजिंग अलजेब्रा, एंड दिस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दैट इज ए पार्ट ऑफ अलजेब्रा. सो टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, यहां हमें पता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2. तो अगर एक ही इक्वेशन है हमारे पास, तो हमने देख चुके हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने थे वेरिएबल के, इनफाइनाइट. लाइक इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. मींस एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज थी जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन थी. इक्वेशन चलो लिख लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी. इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दैट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व आवर पर्पस. वी वांट टू नो द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ x एंड y. Practically taking let's take an example. If I go to market, let's see. I go to market and then I bought 2 kg of onions. Okay, and 3 kg tomato. Okay, and I paid 80 rupees for that. So this can be written in the form of linear equation. If I assume that the price of onion, per kg price of onion is x and per kg price of tomato is y. So 1 kg के अगर x है तो 2 kg कितनी होगी, 2x 2x. देन प्लस टमाटोज कितने हैं, 3 kg 3y इज इक्वल टू कितना अमाउंट पे किया मैंने, 80. तो यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन आ गई. सिमिलरली ऑन अनदर डे आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट 1 kg ऑन सेकेंड डे. आई बॉट 1 kg ऑनियन एंड 2 kg tomato. Okay, so 1 kg onion cost x and 2 kg tomato 2y, और मैंने पे किए उसको 50 रुपीज शॉपकीपर को, तो दैट इज इक्वल टू 50. नाउ इफ आई हैव दीज टू इक्वेशन, then I can find the values of x and y. That means
मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या थी कि ओनियन की प्राइस क्या है, टमाटो की प्राइस क्या है। तो सिर्फ एक इक्वेशन के बेसिस पे आई कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। दैट मीन्स प्राइस ऑफ ओनियन एंड टमाटो कैन नॉट बी फाउंड with the help of one equation. You need another equation to find the values of x and y. तो इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे, जो अभी इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आगे पढ़ेंगे हम, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस पॉइंट, हाउ टू सोल्व दीज टू इक्वेशन। तो ये है रिक्वायरमेंट हमारी कि हमें एक इक्वेशन से हमारा पर्पज सोल्व नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर अनदर इक्वेशन। इफ वी हैव टू लीनियर इक्वेशन, सो वी कैन से वी हैव ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। यही हमने लिखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। रिक्वायरमेंट इसलिए हमें इसकी सेकंड इक्वेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए आई क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स दो थे, तो वी रिक्वायर्ड टू इक्वेशन। तो यहाँ से अभी आपके सिलेबस में नहीं आएगा, बट वी कैन जर्नलाइज दैट अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो वी रिक्वायर टू इक्वेशन। इफ वी हैव थ्री वेरिएबल, सपोज जो कि आपके शायद 11th क्लास में आएगा, इफ वी हैव थ्री वेरिएबल्स, लेट्स अगर इसमें ax प्लस by प्लस kz, एक z नाम का वेरिएबल और ऐड कर देता हूं, तो अगर उसको सोल्व करना होगा तो मुझे तीन इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये एक जनरल ट्रेंड है, जनरल फॉर्म है, जनरल स्टेटमेंट है कि आपको उतनी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन चाहिए जितने आपके पास वेरिएबल्स हैं। सो नाउ वी विल लिमिट आवर डिस्कशन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। सो दीज इक्वेशंस, यहाँ तो मैंने सिर्फ एक कंडीशन बेस्ड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 80 लिया था, बट इन ए जर्नल फॉर्म लाइक वी हैव here we have standard form for pair of linear equation with two variables. So अगर इसी के बेसिस पे अगर मैं दो इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लाइक इंस्टेड ऑफ a I write it a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0, and second equation from the standard form I can write a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0, where a1 a2 b1 b2 c1 c2 all are real numbers। तो ये दो इक्वेशन होगी। तो इस फॉर्म को जो बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम जनरल फॉर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म थी फॉर वन इक्वेशन, but when it comes to pair of linear equation, then we have two we call it as general form of it. Now if I draw these two equation on a graph paper, अगर मैं ग्राफ पेपर पे इनको ड्रा करता हूं तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है। अगर मैं इसको बोलता हूं, फर्स्ट वन को मैं बोलता हूं इक्वेशन 1 और सेकेंड वन को आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। नंबरिंग कर दी मैंने। अगर मैं इनको ग्राफ पे ड्रॉ करता हूं, इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं, तो या तो ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे ये लाइन 1 है सपोज एंड दिस इज लाइन 2, तो इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, या फिर तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरा ऑप्शन जो बचता है वो हो सकता है कि वन लाइन अबोव द अदर लाइन, दैट मीन दे आर कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर ही दूसरी लाइन है। ये दूसरी लाइन होगी, ये होगी लाइन 2 एंड दिस वन इज लाइन 1, सिमिलरली 1 एंड 2। तो हमारे पास ये तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं अगर हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके अलावा इनकी कोई चौथी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, या तो इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। यही दो मेन कंडीशन है। तीसरी चीज मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है कि वन लाइन द अबोव, इसके अलावा इनकी कोई कंडीशन नहीं होती। तो इस केस के अंदर, इन द फर्स्ट केस वेयर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, हमें पता है इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है लाइन 1 के ऊपर, वो सारे के सारे सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 के। सिमिलरली लाइन 2 पे जितने पॉइंट्स है, कोई भी पॉइंट ले लेता हूं मैं,
ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, दीज आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दैट वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास. Similarly on line 2, if I take any point, these are solution of equation number 2. So वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो दैट मीन्स अगर लाइन ए इंटरसेक्ट कर रही है तो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन. मतलब x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, फुलफिल करेगी. और अगर लाइनें पैरेलल है तो ये कभी मिलती ही नहीं है, ये कभी मिलेंगी ही नहीं. अगर इसको याद करने का तरीका है तो ये है, अगर एक पॉइंट पे ही इनकी मुलाकात होती है तो एक ही पॉइंट पे हमें इनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. एक ही पॉइंट पे सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा. तो दैट मीन वी विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन दैट विल बी यूनिक. और पैरेलल है, कभी मिलती ही नहीं तो कोई उनमें प्रॉब्लम होगी ही नहीं. दैट मीन्स हमें वी डोंट रिक्वायर टू फाइंड द सॉल्यूशन. तो यहाँ पे इनका आ जाएगा नो सॉल्यूशन. और तीसरी जो कंडीशन है इसमें तो इनका हर एक पॉइंट कॉमन है. दैट मीन्स दे आर रनिंग टुगेदर, वन लाइन अबव द अदर लाइन. तो हर एक पॉइंट पे इनका मुलाकात हो रही है. तो हर एक पॉइंट पे मुलाकात हो रही है तो इनका घमासान होगा और हर एक पॉइंट पे हमें वी हैव टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन. दैट मीन्स इस केस के अंदर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो होंगे इनफाइनाइट. तो ये तो होगी हमारे पास नंबर अबाउट द नंबर्स. आगे किसी पेयर के कितने सॉल्यूशन होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा. ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर हमने बता दिया. बट इन एवरी केस वी आर नॉट गोइंग टू ड्रा ग्राफ फॉर ईच एंड एवरी इक्वेशन इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन के अंदर हम लाइन का ग्राफ ड्रा करके डिसाइड नहीं करेंगे आगे इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. So there is another mathematical way of deciding whether a equation has unique solution, no solution, or infinite many solution. So for the time being, you just memorize these points. आगे चल के हम इनको प्रूव भी करेंगे जब हम we will discuss about solution of pair of linear equation. तो यहाँ पे if a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये वाला जो केस होता है ये होता है यूनिक सॉल्यूशन का. इस केस में दैट मीन्स लाइनें जो है इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे कर सकती है स्ट्रेट लाइनें. तो इस केस के अंदर वी विल हैव वन सॉल्यूशन ओनली, यूनिक सॉल्यूशन. पैरेलल के केस में दैट मीन्स नो सॉल्यूशन के केस में a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2. बट ये जो C1 अपॉन C2 है, तीसरा जो कांस्टेंट वैल्यू है, दैट्स नॉट इक्वल. और A1, A2, B1, B2, C1, C2 इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके इनको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसमें दिस इज द आवर सेकंड केस. और तीसरे के लिए क्योंकि वो हर जगह एक साथ रह रही हैं तो इनके कोफिशिएंट भी हर जगह एक साथ ही रहेंगे. That means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तो इस बेसिस के ऊपर विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, विदाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, we can find out whether a pair of equation has one solution, no solution और infinitely many solution. इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी सॉल्यूशन से? पहले हमने ये क्यों बताया कि इसके एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो. क्योंकि जब हम सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, सो बिफोर प्रोसीडिंग टू फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर वी मस्ट नो वेदर दिस इक्वेशन इज गोइंग टू हैव एनी सॉल्यूशन और नॉट. अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम फाइंड किसको कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना होता है. सो इन दो केस को, केस वन, दिस लेट मी कॉल दिस केस वन एंड दिस केस टू and this one when equations are parallel is case 3. So case 1 and 2 जहां पे आपको या तो एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मींस सॉल्यूशन है चाहे वो एक हो या इनफाइनाइट हो, बट वी हैव सॉल्यूशन. तो ऐसे पेयर्स को क्या बोलते हैं? जैसे सपोज करो ये दो इक्वेशन है हमारे पास और इनका यूनिक सॉल्यूशन है,
तो ये दोनों इक्वेशन है, इनको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। सिमिलरली इस केस में भी अगर इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तब भी हम क्या बोलते हैं इन दोनों लाइनों को कंसिस्टेंट पेयर। तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट, so on the basis of our discussion I can write that if a pair of equation either has unique solution or infinitely many solution, मीन्स सॉल्यूशन है चाहे एक हो या इनफाइनाइट हो, तो ऐसी इक्वेशंस के पेयर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज कंसिस्टेंट पेयर। और हमारे पास अब क्या बच गया, आवर थर्ड केस वेयर इक्वेशन पैरेलल थी, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो यदि नो सॉल्यूशन है पेयर का, नो सॉल्यूशन है जो सेकंड केस था, दैट मीन्स लाइन में पैरेलल है, उसको उन पेयर्स को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। तो आपकी पहली एक्सरसाइज इसी के बेसिस पे है, टू फाइंड वेदर एन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है तो एक है या इनफाइनाइट है या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर ये पूछा गया है कि वेदर द पेयर इज कंसिस्टेंट पेयर और इनकंसिस्टेंट पेयर। तो इन्हीं डिस्कशन के बेसिस पे वी कैन सोल्व आवर चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। सो लेट्स गो ahead and do the exercise 1 and exercise 2. Solution of pair of linear equation. With two variables. इससे पहले कि हम फाइंड आउट करें कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इनका, लेट्स हैव सम मोर डिस्कशन अबाउट व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। फॉर दिस लेट्स टेक एन एग्जांपल। द एग्जांपल आई हैव एज, सपोज आई हैव ए लीनियर इक्वेशन x minus 2y is equal to 0। ये एक इक्वेशन ले लिया। सेकंड इक्वेशन मैं जो ले रहा हूं 3x plus 4y is equal to 20। ये मेरे पास दो इक्वेशन है, दोनों ही लीनियर हैं, दोनों में दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन है, तो इन दोनों को मिला के मैं बोल सकता हूं कि आई हैव ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन सेपरेटली। अगर मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं तो एक सॉल्यूशन तो इसका क्या आ गया, व्हेन x इज 0 y इज आल्सो 0। तो आई कैन राइट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में इसको 0 0 लिख सकता हूं। जब x 1 है, सॉरी व्हेन y इज 1 तो x की वैल्यू कितनी है 2। ये इसका सेकंड सॉल्यूशन आ गया। तो 2 1, ये इसके दो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए पहली इक्वेशन के। सिमिलरली लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज x 0 तो y कितना है 5। तो एक पेयर तो क्या आ गया 0 and 5, एंड सेकंड पेयर लेट्स पुट y इक्वल टू 0। y 0 नो, देन x इज इक्वल टू 20/3। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड पेयर 20/3 एंड 0। तो हमने इन दोनों इक्वेशन के सेपरेटली दो दो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। अब हम ये देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन तो इनफाइनाइटली मैनी है, लेकिन हमें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, हमें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों ही इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन। अब यहां पे देखते हैं, हमने इसका एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें प्लेस करता हूं ये वैल्यूज x की, लेट्स पुट इट 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 20। यही आया इक्वेशन में।
ये क्या आ गया, 0 + 0 = 20, तो ये ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो दैट मीन्स 0 0 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इसके जो दो पहले सॉल्यूशन है इसको इसमें पुट करके देखता हूं, चलो। तो x की जगह अगर मैंने 0 प्लेस किया तो 0 - 2, y की जगह 5, 2 × 5 = 0। सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मीन्स फॉल्स। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो दैट मीन इनके सेपरेटली जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे वो इसके सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली इसके जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे वो इसके सॉल्यूशन नहीं है। सो वी हैव टू फाइंड आउट ए वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट बोथ द इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। नाउ टेक अनदर एग्जांपल व्हेन x = 4 एंड y = 2। ये एक सॉल्यूशन है जो दोनों इक्वेशन का है, इसमें पुट करके देखते हैं हम। तो वी फाइंड दैट 4 - 2 × 2 = 0, दैट मीन 0 = 0। सिमिलरली अगर मैं 4 और 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 3 × 4 + 4 × 2 = 20। दैट मीन्स 3 4 जा 12 and 4 2 जा 8, 12 + 8 = 20, 20 = 20। दैट मीन्स ये जो पेयर है 4 2 पेयर, ये दोनों ही इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ये मैजिकल पेयर जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस इक्वेशन के भी है, इस इक्वेशन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। उनमें से हमें x और y की एक वैल्यू ऐसी मिल गई जो इन दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। सो दिस मैजिकल पेयर इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ पेयर। तो पहली चीज तो जो हमें याद रखनी है वो कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन x और y की वो वैल्यूज है जो दोनों इक्वेशंस को फुलफिल करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। दैट मीन्स अगर x और y की वो वैल्यूज हम दोनों ही इक्वेशन को में पुट करके देखते हैं तो वहां पे जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो है और राइट हैंड साइड में बोथ विल बी इक्वल। सिमिलरली सेकंड में प्लेस करेंगे जैसे हमने अभी यहाँ पे किया था, हमने यहाँ पे 2 and 4 हमने पहली इक्वेशन में पुट किया तो 0 = 0, दूसरी इक्वेशन में पुट किया तो देन वी फाउंड दैट 20 = 20। तो इस टाइप से अगर हमारे पास कोई x और y की वैल्यूज आ जाती हैं तो दोज आर नोन एज solution of linear pair of equation. So now we have infinite solution for this and infinite solution for this second equation. So how to find this one number for 2? तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट मीन्स हमारे पास तो नंबरों का इनका सॉल्यूशंस का भंडार है, उसमें से हमें एक पॉइंट कैसे पिक करेंगे? तो डोंट वरी, वी हैव 4 मेथड्स to find out this magical number. But first remember what is solution, और जो solution की वैल्यू पुट करते हैं किसी इक्वेशन में तो क्या होता है। अब हम चलेंगे कि इस नंबर को फाइंड आउट कैसे करना है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विथ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आ गया। इसको ब्रॉडली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ग्राफिकल मेथड मींस ग्राफ से रिलेटेड कुछ है। तो here in this case we draw graph for both the equation and then find the solution. And the second type जो होता है वो विदाउट ग्राफ ड्रा किए हुए होता है, उसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक मेथड या मैथ।
अब इसमें सिर्फ हमारे पास सिर्फ ग्राफ करने का एक ही ऑप्शन था, एक ही मेथड से फाइंड आउट करते हैं, बट इन दिस मेथड वी हैव 3 more methods. First one is elimination, second method is substitution, and third method is cross multiplication. यहां सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूं, इनकी डिटेल के अंदर 1 by 1 हम तीनों मेथड्स को पढ़ेंगे अंडर दिस हेडिंग। एंड ग्राफिकल मेथड में जैसा अभी मैंने बताया था, एक थोड़ा सा ब्रीफिंग और कर लेता हूं मैं इसके बारे में। ग्राफिकल में हम इसके ग्राफ ड्रा करेंगे। इफ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट पेयर। अगर लाइनें पैरेलल है तो दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, और लाइनें कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक लाई कर रही है, दैट मीन दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जो तीसरा केस जो मैं बता रहा हूं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उस केस में इधर यू विल राइट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और you will be asked to find 2-3 solutions. So those can be found out in the same way as we found solution for single equation, single linear equation with 2 variables. वैसे ही हम उसके 2 या 3 सॉल्यूशन वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ग्राफिकल के केस में 3 चीजें होगी, इधर लाइनें पैरेलल हैं, तो चलो पूरा ही लिख देता हूं, या तो लाइनें पैरेलल हैं, इन दैट केस नो सॉल्यूशन, या लाइनें इंटरसेक्टिंग है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, will be the solution. और जो तीसरा केस हमने बताया था, अगर लाइनें कोइंसिडेंट है, तो उस केस में क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ग्राफ हमने 9th क्लास में ड्रा कर लिए थे। इन द सेम वे वी हैव टू ड्रा द ग्राफ एंड वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ दीज 3 कंडीशंस, दैट मीन्स पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इन 2 केसेस में तो कोई इश्यू है ही नहीं, पैरेलल के में और कोइंसिडेंट के में। पैरेलल के केस में कोई सॉल्यूशन है ही नहीं है, तो यू विल हैव टू राइट सिंपली राइट नो सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर। कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उनका कोई भी 2 या 3 सॉल्यूशन आप वहां पे लिख सकते हैं। और उनको फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे हमने 9th क्लास में फाइंड आउट किया था, putting any value for x and find the corresponding value for y, वो सिंपल अलजेब्रा से। तीसरा इंटरसेक्टिंग, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लो, तो दैट विल बी द सॉल्यूशन। सो ग्राफिकल मेथड में सिर्फ ग्राफ ड्रा करना है, ये 3 चीजों में से एक चीज आपको मिलेगी, ऑन दैट बेसिस यू विल डिसाइड सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम बोल रहे हैं कि अगर पैरेलल है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग है तो देन दे विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं अभी दे देता हूं। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में हमें पता है कि हम किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रा करते हैं। जैसे मैंने कोई भी ग्राफ ड्रा किया किसी भी लाइन के लिए, ऐसा आता है, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, इट हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स, और वो सारे के सारे पॉइंट्स
इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरी इक्वेशन कोई दूसरी लाइन ड्रा करता हूं लाइक दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे सॉल्यूशन किसके होंगे, इक्वेशन नंबर 2 के। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। तो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो दोनों इक्वेशन की जो लाइनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन दोनों पे होना चाहिए। उन दोनों पे कौन सा है, क्या ये अगर इसको पॉइंट ए बोलता हूं मैं, क्या पॉइंट ए दोनों इक्वेशन पे है, दोनों लाइनों पे है? नहीं, ये सिर्फ लाइन 2 पे है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ पॉइंट बी, तो ये कहाँ पे है, ये सिर्फ किस पे है, लाइन 1 पे है, लाइन 2 पे तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा अगर एक्सटेंड करता हूं मैं इसको, तो ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों लाइनों पे होगा, क्योंकि यही इकलौता, दिस विल बी द ओनली पॉइंट विच विल लाई ऑन बोथ द लाइंस। तो दोनों लाइनों पे फाइंड रहेगा, तो मीन्स वो दोनों ही लाइनों का सॉल्यूशन है। तो हमें ऐसे ही एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इंटरसेक्ट कर दिया तो हमें वो पॉइंट मिल गया जो दोनों लाइनों पे था। और यदि पैरेलल है दोनों लाइनें, उस केस के अंदर तो आपके पास ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि इस पे जो लाइन 1 पे जो पॉइंट होंगे वो लाइन 2 पे नहीं होंगे, जो लाइन 2 पे होंगे वो लाइन 1 पे नहीं रहेंगे। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दोनों लाइनों पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं इस केस के अंदर वी हैव नो सॉल्यूशन। तीसरा जो केस हमने पढ़ा था कि लाइनें कोइंसिडेंट है, एक ऊपर एक है, तो यहां तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो दोनों लाइनों पे एग्जिस्ट करते हैं। मींस जो लाइन 1 पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और लाइन 2 पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो दोनों ही लाइनों पे मौजूद रहेंगे। जैसे अगर इस पोर्शन की बात करता हूं मैं सिर्फ पर्टिकुलरली, इस पोर्शन के अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो दोनों लाइनों पे है, लाइन 1 पे भी है और लाइन 2 पे भी है। दैट मीन्स वो सभी के सभी इस पेयर के सॉल्यूशन है। तो ऐसे कितने ना पॉइंट्स हैं हमारे पास तो बहुत सारे हैं, अनगिनत, इनफाइनाइट। सो दैट मीन्स वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो दिस इज द ग्राफिकल मेथड। वी विल डिस्कस, वी विल सोल्व द क्वेश्चन in our first exercise as well as in second exercise where we have question which are solved by graphical method. Now let's do exercise number 3.2 of NCERT. So पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का, फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यहाँ हमें प्रॉब्लम दी हुई है एंड वी आर आस्क्ड टू फॉर्म ए पेयर ऑफ इक्वेशन। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, द 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले एक्सरसाइज में हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दी हुई है और गर्ल्स और बॉयज के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज X एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू Y। तो पहली कंडीशन तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, तो X बॉयज हैं प्लस Y गर्ल है, तो ये कितनी होगी 10। सेकंड केस में क्या बोलता है, ये है बॉयज और ये हैं गर्ल्स। सेकंड केस में क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं Y है नंबर ऑफ गर्ल्स, ये बॉयज से कितनी है 4 ज़्यादा। तो ये यहाँ से कंडीशन क्या आ गई, Y इज इक्वल टू X प्लस 4। तो इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई, सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, माइनस X प्लस Y इज इक्वल टू 4। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो ये तो थी हमारी इसकी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। और सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है तो इनको ग्राफ पे प्लॉट करके दो पॉइंट फाइंड आउट करके दोनों इक्वेशन पे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका सॉल्यूशन होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। तो पेन की कीमत, अगर पेंसिल की कीमत यदि X है, पेंसिल X रुपीज़ की है और पेन है जो हमारा Y रुपीज़ का है पर पीस, तो देन टुगेदर कॉस्ट 50 कितने पेन और पेंसिल के कॉस्ट है 5 पेंसिल मीन्स 5X प्लस 7 पेन 7Y, ये बराबर किसके है, इट इज इक्वल टू 50। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर इक्वेशन नंबर 2,
सेवन पेंसिल्स की प्राइस कितनी हुई 7x एंड 5 पेन्स प्लस 5y, इनकी कॉस्ट कितनी है 46। ये आ गई इक्वेशन 2। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम इस पे 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे जो इस पे लाई करते हैं, 2 पॉइंट्स इस पे फाइंड आउट कर लेंगे। और जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इनका, इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा दैट विल बी सॉल्यूशन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे सपोज करो ये मेरा ग्राफ पेपर है, आगे दिस ग्राफ है, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है और वाई कोऑर्डिनेट पे। तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी और यहाँ से मुझे वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। On comparing the ratio, find out whether these lines representing the following pairs are intersect at a point parallel or coincident। तो हमें पेयर रेशियोज की बात कर रहा है। तो रेशियोज किन की बात कर रहा है, A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। इनके बेसिस पे हमें बताना है कि लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। तो पहला केस लेते हैं। पहले केस में A1 अपॉन A2 कितना है, फाइव बाई 7 एंड B1 अपॉन B2 कितना है -4 अपॉन 6। और यहां से हमें पता चल गया दिस इंप्लाइज A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये हो गया, पहले C1 C2 निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये कंडीशन के केस में क्या होता है, लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं और यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इन दोनों इक्वेशंस के पेयर को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, नाउ से कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में A1 अपॉन A2 कितना है 9 बाई 18, दैट मीन्स 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 कितना है 3 अपॉन 6, यहाँ से ये 3 अपॉन 6 दैट मीन्स 1 बाई 2। और तीसरा गया C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 कितना है 12 बाई 24 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो इस केस में क्या हुआ, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड आल्सो इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन में क्या होता है, लाइनें कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइनें हैं तो इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट। और पूछे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये पेयर क्या है, कंसिस्टेंट पेयर। क्योंकि जहां पे या तो एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, दोनों ही केसेस में जो पेयर होता है वो कंसिस्टेंट होता है। और इस पर्टिकुलर केस में जहां पे ये तीनों बराबर होते हैं, इनको एक नाम और याद रखना, इनको बोलते हैं हम डिपेंडेंट लाइन्स एज वेल। अगर ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन ए की है। इस पूरी इक्वेशन को क्या किया हुआ है, अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वी विल गेट द सेकेंड इक्वेशन। तो अगर दोनों साइड को एक पूरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन, नो चेंज इन द सॉल्यूशन। तो एक्चुअली में अगर आप रियलिटी में अगर इसको डीपली देखते हो तो वी हैव ओनली वन इक्वेशन विच इज 9x प्लस 3y प्लस 12, यही है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं और इसको पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ 2, if I multiply it with 3 तो what I will get 27x plus 9y
प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी। तो ये एक ही लाइन के अलग अलग फॉर्म है, सिर्फ इसको जैसे जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसी पॉइंट पे पहुंचोगे, तो इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे केस में। तीसरे केस में क्या बोलता है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो तीनों में रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। तो a1/a2 कितना आया 3, b1/b2 कितना आया 3, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट c1/c2 क्या है 10/9। तो ये क्या हो गया तीसरी कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जो तीसरा केस है ये किसका हो गया, ये केस है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस के पेयर को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट एज वेल। ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ये सेम वही है, कंपैरिजन करके कंपेयर करके आपको फाइंड आउट करना है, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, एग्जैक्टली सेम है। नाउ दिस क्वेश्चन, देन अगेन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, आपको पेयर फाइंड आउट करने हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो कंसिस्टेंट, और यदि तीनों बराबर हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो भी कंसिस्टेंट है क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यदि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 इन दैट केस इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये सेम ही है, और जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था हमने, एग्जैक्टली सेम है। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट गुड। तो यहाँ क्या बोलता है, द हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो पहले तो हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है लेंथ 2 टाइम्स, यदि ये लेंथ है और ये इसकी क्या है विड्थ है। तो पेरीमीटर जो होता है किसी भी रेक्टेंगल का, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस W। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ पेरीमीटर कितना हुआ, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड क्या है तो किया तो हमारे पास क्या है L प्लस W। ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 36 मीटर। सेकंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है, जो उसकी लेंथ है वो 4 ज़्यादा है विड्थ से, लेंथ। यदि विड्थ W है इसकी, यदि इफ विड्थ इज W तो इसकी लेंथ कितनी होगी W प्लस 4। ठीक है, तो इसका हाफ पेरीमीटर कितना आया, सबसे पहले तो लेंथ आ गई W प्लस 4 प्लस W इज इक्वल टू 36। इसको ये आ गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। तो 2W इज इक्वल टू 32। तो W की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 16। यदि विड्थ इसकी 16 मीटर है तो लेंथ कितनी रहेगी, लेंथ इससे 4 ज़्यादा है, तो 16 प्लस 4 कितनी आ गई इज इक्वल टू 20। तो ये इसके डायमेंशन हमें रेक्टेंगल के पता चल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमें एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन से इंटरसेक्ट करती हुई कोई भी दूसरी लाइन हमें बतानी है। तो पहला ही केस लेते हैं, इन केस ऑफ इंटरसेक्शन के केस में हमें पता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तभी इंटरसेक्ट करते हैं। तो a1 और b1 की वैल्यू हमें पता है तो पुट कर लेते हैं हम। तो यहाँ से आ गया 2/a2 इज नॉट इक्वल टू 3/b2। तो ऐसी बहुत सारी लाइनें होंगी जो इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेंगी, तो हमें सिर्फ एक लाइन ही बतानी है। तो ऐसी कोई भी a2 और b2 की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं हम, सो दैट ये जो दोनों रेशियो हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये बराबर ना हो। तो यदि मैं a2 को 1 लूँ और b2 को ले लेता हूँ 2, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, 2/1 इज नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस बेसिस पे इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ,
A2 की वैल्यू अगर यदि 1 है तो x A2x होती है प्लस B2y होती है 2y। अब आगे बात कांस्टेंट की। कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इट डजंट डिपेंड ऑन कांस्टेंट, लाइनें हमेशा इंटरसेक्टिंग होगी। तो आप कोई भी रियल नंबर एज ए कांस्टेंट ले सकते हैं। 2 = 0, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये हमने इनफाइनाइट लाइन में से एक लाइन सेलेक्ट कर ली। सेकंड केस में क्या बोलता है, लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या थी, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे कांस्टेंट अपनी वैल्यू रोल प्ले करेगा। तो A1/A2 और B1/B2 को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यदि मैं A2 को 4 ले लेता हूँ और B2 को 6 ले लेता हूँ, इफ आई टेक A2 = 4 एंड B2 = 6, रैंडमली लिए हैं, सो दैट A1/A2 = B1/B2। तो उस केस में A1/A2 कितना आया, = B1/B2 = 1/2, यही आया हमारे पास। तो ये होगी, ठीक है। अब एक कंडीशन और क्या फुलफिल करनी है पैरेलल होने के लिए, C1/C2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ C1 क्या है, -8, -8 है ऊपर C1, तो -8 अपॉन C2, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। तो दैट मीन्स C2 को -16 के अलावा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो C2 शुड नॉट बी इक्वल टू -16। तो -16 के अलावा मैं इस केस में C2 की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो लेट्स अज्यूम C2 = 15। तो इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन हमारी आती है A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। तो A2 की वैल्यू कितनी ली थी हमने, A2 की वैल्यू यहाँ पे ली थी 4x प्लस 6y, और C2 की वैल्यू कितनी ली है 15 प्लस 15 = 0। तो ये दोनों लाइनें क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तीसरी क्या बोलता है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन फाइंड आउट करना तो सबसे ईजीएस्ट वे होता है, जो भी इक्वेशन दी हुई है उसको किसी भी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट ए कोइंसिडेंट लाइन। और उस केस में आप चेक भी कर सकते हो, तीनों ही चीज़ें बराबर रहेंगी आपकी। तो आपकी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 2x + 3y -8 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको मैं किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरी को लेट्स मल्टीप्लाई इट बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 × 4x प्लस 6y एंड -16 = 0। तो इस केस में चेक कर लीजिए आप, A1/A2 की वैल्यू कितनी आई, 2/4 = 1/2। B1/B2 कितना आया, 3/6 अगेन 1/2, एंड C1/C2 कितना आया, -8 अपॉन -16, दैट्स आल्सो 1/2। दैट मीन्स A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। दैट मीन दीज टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर भी आपको कोइंसिडेंट लाइन नहीं मिलेगी। इस लाइन को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देन वी विल गेट ए कोइंसिडेंट लाइन। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है हमारे पास, 6x प्लस 9y -24। और इस केस में भी चेक कीजिए तीनों रेशियो जब आप चेक करोगे तो ये आएगा रेशियो तीनों, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 = 1/3। तीन इन केस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो उस केस में भी कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 कंप्लीटेड। एंड इससे नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
तो बाकी एक्सरसाइज उन टॉपिक्स को कवर अप करने के बाद करेंगे। थैंक यू।